जिस बेटी की ससुराल से ये खबर आ जाए कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, उसने पूरे घर को संभाल रखा है, पूरे घर को जोड़ के रखा है, तो मैं समझता हूँ पिता के लिए इससे बड़ी खबर कोई होती नहीं है। कंट्रोवर्सी हुई कि आपके हाथ से माइक ले लिया विधायक जी ने। क्या क्या एग्जैक्ट हुआ था डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते वो हैं। कि वैसे तो तेरा ज़िक्र ज़माने में करूँगा, हाँ, वैसे तो तेरा ज़िक्र ज़माने में करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि तेरा नाम ना आए। वाह। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी, तंगी के हाल में भी तू पापा की परी थी। बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली, बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली। जब देर से लौटा कभी बाहर खड़ी मिली, ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई। सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। नमस्कार, मैं गोपाल गिरी। आज के हमारे टॉक शो में जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके दिल में धड़कन है तो उनके पास उस धड़कन को धड़काने की दवा हमारे पास हमारे स्टूडियो में आज शोभा बढ़ा रहे हैं। मोहब्बत की पाठशाला या फिर कहेंगे कि मंचों की यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। बहुत प्रतीक्षित था ये आज का हमारा आपके बीच में जो वार्तालाप है, जी। और आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। आपके व्यक्तित्व से ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक है। नहीं, आपसे ज़्यादा मुझे प्रतीक्षित था क्योंकि लखीमपुर खीरी में कविता को लोग सुनते नहीं, कविता को जीते हैं। यस। और हम लोग बहुत अपने को इस मामले में सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे जनपद में पैदा हुए हैं जहाँ से साहित्य जो है निकल के आया है। और आपको लखीमपुर खीरी उस मोहब्बत की नज़र देखता है क्योंकि शायद मेरी जितनी उम्र होगी उतने साल से आपने लखीमपुर खीरी में पढ़ा होगा। तो लखीमपुर खीरी की अगर हम बात कर लें सर, कितनी बार लखीमपुर खीरी में सकते हैं साहब ने पढ़ा है? बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मुझे अंदाज़ा है कि लगभग 35 बार 36 बार आ चुका होऊंगा। क्योंकि जब मैं मेरी कविता की ज़िंदगी शुरुआत हुई थी, कविता का सफ़र शुरू हुआ था, तब से आ रहा हूँ। उस वक्त बुलाते थे पंडित जगदीश अवस्थी जी, जो आशीष हमारे जिस इन दिनों के जो ओज के कवि हैं, उनके पिताश्री थे। वो बहुत अच्छे कवि, तो वो कराया करते थे उस समय मेरा सफ़र शुरू हुआ था। और अगर मुझे ध्यान दूँ, मैं रिकॉल करूँ अपनी मेमोरी को, तो शायद उस वक्त 2,500 या 5,000 रुपये पे वो मिलता था पारिश्रमिक। बात तो सुनता था। आज 1,00,000 रुपये मिलता है। तो वो इतना लंबा सफ़र जो था, जी। और लखीमपुर में इतनी बार आने के बाद भी आज भी जो मोहब्बत है लोगों की, वो मैं बता नहीं सकता आपको। तो क्या क्या सोचते हैं सर लखीमपुर के बारे में? लोग अलग अलग नज़रिया लेके जाते हैं, लेकिन एज ए कवि जो है विष्णु जी क्या सोचते हैं लखीमपुर के बारे में और स्पेशली यहाँ के दर्शकों के बारे में? इस समय जो लखीमपुर पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझको कहने में कोई भी गुरेज नहीं है लखीमपुर के श्रोताओं के बारे में कहने में, कि वो अद्भुत हैं यहाँ के श्रोता। मैं हास्य के और वीर रस के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ये वीर रस की कवियों की धरती है। यहाँ ब्रजेंद्र अवस्थी पैदा हुए, यहाँ जगदीश अवस्थी पैदा हुए, यहाँ आशीष सनल पैदा हुए, यहाँ मधुमिता शुक्ला पैदा हुई। तो ये सारे के सारे वीर रस के बड़े हस्ताक्षर हैं। गीत के लोग कम हुए, लेकिन पता नहीं क्यों गीत के कवि को इतनी मोहब्बतें मिलती हैं यहाँ पर। और कवियों की मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि गीत को जिस तरह से सुनते हैं और मुझे जिस तरह से सुनते हैं, मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि ऐसे श्रोता बहुत कम हैं। हमें लगता है कि आपको सुनते नहीं, आपको लोग जीते हैं। हम तो मेलों में आपके जो है कार्यक्रमों को देखा कि जब विष्णु जी ऐसे एक बार हाथ हिला देते हैं तो लगता है कि हाथ के साथ में पूरी पब्लिक हिल जाती है। ये बात मैं कई जगह बोल चुका हूँ कि लखीमपुर में जब मैं यूं करके हाथ कर दूं, तो इधर के श्रोता रेडी हो जाते हैं, इधर कर दूं तो इधर के रेडी हो जाते हैं। फिर दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा दाद दे कौन रहा ज़्यादा दे रहा है। है? तो बहुत प्यार करते हैं। तो लखीमपुर खीरी में आपको ऐसा कुछ याद है कि ऐसी कोई पंक्ति, जैसे डॉक्टर विष्णु सक्सेना की तो हर वो पंक्ति है जो अपने आप में हस्ताक्षर है जो है कविता का, लेकिन ऐसी कोई पंक्ति जो लखीमपुर में आपने पढ़ी हो, आपको लगा हो कि जो है जनता झूम गई, लहर आ गई तरन्नुम में एक बार? बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, बहुत सारे गीत हैं, और
मुझे ध्यान है अभी 8-10 साल पहले एक मुक्तक मैंने पढ़ा था, केवल एक पंक्ति बोली थी मैंने। जी। ओ जवान धड़कनो तुम मेरा सलाम लेना, सीखा नहीं है मैंने हाथों में जाम लेना, फिर भी बहुत है भटकन इस प्यार की डगर में, फिर भी बहुत है भटकन इस प्यार की डगर में, कहीं मैं फिसल न जाऊं मेरा हाथ थाम लेना। तो वो जबान धड़कनो तुम जैसे ही कहा था, आहा पूरा पांडाल मेरी लहर के साथ चल रहा था उस वक्त। और देखिए उस वक्त चला जब कवि सम्मेलन आखिरी पड़ाव पर था। मेरे बाद फिर कवि जो आए उनको प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, ये जो जैसा आप लोग पढ़ते हैं, जब मोहब्बत की बात कहते हैं, रूप पढ़ते हैं, जब प्रेसी पढ़ते हैं, तो जो धड़कन गुनगुनाती है, ऐसे एक कहते हैं कि हिलोर सी मारती है जो है श्रोता के मन में, आपके मन में भी मारती है मन से? मेरे मन में मारती है, तभी तो मैं लिखता हूँ। श्रोता के मन में इसलिए मारती है कि वो श्रोता को ये लगता है अरे ये तो मेरी बात थी, मेरी बात कह दी। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उस वक्त मैं ये सोचता था जो अब विष्णु सक्सेना बोल रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है मैं इनका दोस्त हूँ। जो उससे अगली पीढ़ी के लोग हैं, प्रौढ़ लोग, वो अपना अतीत याद करते हैं, और यार मैं आज से 25 साल पहले मेरा जिससे बातचीत चल रही थी वो मैं उसके बारे में ऐसे ही सोचता था जैसे विष्णु सक्सेना सोचते हैं। स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनका तो ये विषय ही है। तो मैं 3 पीढ़ियों का कवि हूँ, समझ लीजिए। जब मैं कविता सुनाता हूँ उनको ये लगता है कि ये मेरी थॉट हैं, मेरी ही भावनाएं हैं जो विष्णु सक्सेना के मुंह से निकल रही हैं। अच्छा सक्सेना जी, जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में कहते हैं बड़ा अंतर हो जाता है, तो आप तो मोहब्बत की थ्योरी लोगों को सुनाते हैं मंच से, प्रैक्टिकल मोहब्बत में कितना जिया? मोहब्बत में प्रैक्टिकल और थ्योरी कुछ नहीं होती है। मोहब्बत में जो कुछ है वो वास्तविकता होती है। हम जीवन के धरातल पर जो सोचते हैं उसी को जीना चाहिए और वही ज़िंदगी है। डॉक्टर साहब ने मोहब्बत की कभी? मुझे मालूम था ये आपका सवाल आएगा। अभी तक जब से मैंने इंटरव्यू देना शुरू किए हैं तब से ये सवाल घूम फिर के आता है। और आपने कहा कि आपने कभी मोहब्बत की, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैंने मोहब्बत नहीं की। अगर वो मना करता है तो समझ लीजिए झूठ बोल रहा है। जीवन में हर व्यक्ति मोहब्बत करता है। मुझे रामेंद्र त्रिपाठी जी का एक मुक्तक याद आता है कि कौन है ऐसा जो इस जग में गुनहगार नहीं, कौन है ऐसा जो इस जग में गुनहगार नहीं, जिसने चुपके या खुलेआम किया प्यार नहीं, फ़र्क बस इतना है तेरे मेरे जीवन में, मैंने स्वीकार कर लिया है तुझे स्वीकार नहीं। तो प्रेम सब करते हैं, मैंने भी किया, लेकिन उसको डिस्क्राइब करूं मैं आपके चैनल पे, वो मेरे ख्याल से जिससे मोहब्बत की है उसके प्रति अन्याय होगा। तो मैं बस एक शेर में कह के और बात समाप्त कर देता हूँ, जितने भी पत्रकार हैं सबकी, कि वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि तेरा नाम ना आए। वाह। तो मोहब्बत सब करते हैं और करनी चाहिए। बिना मोहब्बत के तो ज़िंदगी चली। आपने एक लाइन में सब कुछ कह दिया, नहीं मोहब्बत करने वालों को सीख भी दे दी कि मोहब्बत ऐसे ही करनी है, गुपचुप तरीके से। हाँ, गुपचुप क्या, खुलेआम भी करिए, लेकिन सामने वाले का ध्यान रखें। सामने वाले का ध्यान रखें। हमारी मोहब्बत इसलिए थोड़ी होती है किसी को तकलीफ देने के लिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए मोहब्बत। डॉक्टर साहब अभी हाल में देखिए, पहले आपको सरकार ने यश भारती दिया, इससे पहले एक श्रृंखला है पूरी आपके नाम, और सबसे बड़ी बात यश भारती, उसके बाद अभी आपको वो पुरस्कार मिलने जा रहा है। हमें लगता है कि साहित्य की दुनिया में या एक कवि के लिए अपने आप में बड़ा गौरव है। डॉक्टर कुंवर बैचैन पुरस्कार आपको मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साहित्यकार उस पुरस्कार से आप नवाजे जाएंगे, तो वो। हाँ, मैं आपको बताऊं कि हमारे मंचों के एक बहुत युवा कवि हैं, मेरी बाद की पीढ़ी के हैं, बलराम श्रीवास्तव जी, जिन्हें हम आज की पीढ़ी का डॉक्टर कुंवर बैचैन बोलते हैं। वैसे ही सीधे हैं, वैसे ही उनकी नेचर है, बहुत सॉफ्ट हैं, और वैसे ही सबको प्रेम करने वाले हैं। तो कुंवर बैचैन जी के बाद उनका मन हुआ कि मैं कुंवर बैचैन जी के नाम पे, अब वो समर्थ हैं इसलिए कर रहे हैं, कोई संस्था नहीं है उनकी, कोई स्कूल चलाते हैं केवल,
और कवि सम्मेलन करते हैं, तो उनकी मन था कि मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो उनके आदर्श रहे तो उनके नाम पे कोई सम्मान शुरू करूं। तो पहला सम्मान उन्होंने शिवम अंबर जी को दिया। अब दूसरा सम्मान मुझे दे रहे हैं और तीसरा इसी साल के बीच में गैप हो गया था, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को दे रहे हैं। और सम्मान भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी राशि है, 1,01,111 रुपये का। तो सम्मान इसलिए भी और बड़ा है कि राशि भी बड़ी है और जिसके नाम से मिलने जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मैं प्रिय बलराम श्रीवास्तव को इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने एक बड़े कवि के नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया है और ये चीज़ बड़ी इंस्पायरिंग है अन्य कवियों के लिए और अन्य जो समाज सेवी हैं या जो कविता को सुनने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब जो है आप तो आज के डेट में डॉक्टर जो है विष्णु सक्सेना एक ब्रांड हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की है कभी जो है स्टार्टिंग की होगी कविता लिखना है, सोचा होगा कविता लिखना है, और चूँकि हमें लगता है कि कविता की कई पीढ़ियाँ आपको जो है विरासत में कविता मिली, तो शुरुआत की तो एक मैंने कहीं से जो है आपके मुँह से सुना था कि अखबार में कविता छपाने के लिए बड़ा शोषण किया उसने, वो वाली बात तो जरूर बताइए। अभी आपने कहा कि आपने कविता लिखने से पहले सोचा होगा। सोच के खबरें लिखी जाती हैं, अखबार लिखे जाते हैं, कविता सोच के नहीं लिखी जाती। कविता तो उतरती है ऊपर से, ये गॉड गिफ्ट है। आप चाहें कि आप कविता लिख लें, नहीं लिख पाएंगे। ये गॉड गिफ्ट होती है, ऊपर वाला बना के भेजता है स्पेशल कवियों को। इसलिए कोई कवि बनाने की आज तक फैक्ट्री नहीं बनी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, किसी कॉलेज में कोई कोर्स नहीं चलाया जाता कि ये कवि बनने का कोर्स है। इसलिए ये गॉड गिफ्टेड है। और जो आप कह रहे हैं वो मेरे बचपन का किस्सा है और बहुत या यूँ कहिए कि वो टर्निंग पॉइंट था हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला। मेरे दादाजी अक्सर, हालांकि ये किस्सा बहुत कई पॉडकास्ट में आ चुका है, आपको भी बताता हूँ कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे, मेरे पिताजी भी अच्छे कवि थे। मेरे दादाजी जब मेरे चाचा के पास जाते थे मेरठ में, वहाँ उनके दोस्त बन गए और वो दोस्त जब मेरे बाबा दादाजी आ जाते थे घर पे, वो दोस्त उनको लेटर लिखा करते थे। मेरे दादाजी उन लेटर्स के जवाब कविता में दिया करते थे। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा था तो इसलिए कहते थे कि विष्णु तुम ज़रा इस ख़त को लिख दो। अब वो जो लिखवाते थे छंद, तो उससे ये मालूम पड़ गया मुझे कि कितनी लंबी लाइन होती है, कहाँ तुकांत मिलाए जाते हैं। ये बात है 6ठी-7वीं क्लास की। अब 6ठी-7वीं क्लास में कौन बच्चा क्या है, कितना दिमाग विकसित होता है। उस समय ये अंदर अवचेतन मस्तिष्क में ये घुस गया कि हाँ कविता ऐसी होती है, तुकांत मिलाए जाते हैं। अब हमें भी शौक़ चल रहा है क्योंकि खून में थी, तो हमने सोचा हम भी लिखें कुछ, तो हमने भी लिखना शुरू किया। अब आप खुद सोचो 6ठी-7वीं का बच्चा क्या लिखेगा, लेकिन वो टूटी फूटी लाइनें होती थी। हमको लगा कि ये कविताएं कहीं जानी चाहिए। अब इमेच्योर कविता है वो, अब कौन छापेगा इसको। तो हम हमारे जो शहर में एक अखबार निकलता था वीकली, सविता गौरव नाम का, उसके संपादक थे महावीर सिंह आर्य। तो हम उनके पास गए, मैंने कहा सर हमारी कविता छाप दीजिए। उन्होंने देखा, अच्छा क्या कविता थी, बोला अच्छा तुम कवि हो, कविता लिखते हो। मैंने कहा हाँ ठीक है छाप देंगे, तुम ऐसा करो तुम सेवा किया करो कुछ हमारी। मैंने बताइए, बैठो यहाँ पे देखो कैसे मशीन चलती है, कैसे टाइप होता है, क्या होता है। 1-2 दिन उन्होंने ऐसे निकाला, फिर बोले कि ये अखबार छप गए सारे, इनकी गिनती करो और 100 के बंडल बना दो, हाँ बाइंडिंग करो, ये करो वो करो। वो हम पूरे हफ्ते काम कराते थे। फिर लास्ट में जाके, क्योंकि वीकली अखबार था तो 1 महीने में 4 अखबार निकलते थे, किसी महीने जाके किसी कोने में बच्चों का कोना करके 4 लाइन छाप दिया। हम इसी में खुश हो जाते थे। फिर बदर को दिखाते हमारी कविता छपी है, और उस अखबार को दिन में 8-10 बार देखते थे, हमारी उसी कोने को देखते थे, हमारी कविता छपी। होता है क्यूरियोसिटी होती है, उत्साह होता है। हाँ, तो एक दिन हम जा रहे थे इसी तरह से लिख के, तो दादाजी बोले कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा दादाजी हम अखबार में कविता छपवाने जा रहे हैं। बोले तुम कविता लिखते हो। मैंने कहा हाँ दिखाओ ज़रा। तो उन्होंने हमारी मुट्ठी में जो कविता कागज़ था उसको खोला, देखा, तो पहले मुस्कुराए, फिर थोड़े से नाराज़ हुए कि बोले ये कविता है और फिर इसको तुम छपवाने जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, चाहे इसको नाराज़ी समझ लीजिए, चाहे मेरी शिक्षा समझ लीजिए, खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास गए अपनी कविता छपवाने, अपने अंदर वो गुण पैदा करो, अपने अंदर वो योग्यता पैदा करो, अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करो। अखबार वाला आपके पास आए कि हमको विष्णु जी आपकी कविता चाहिए, आज आपने कर दिखाया। तो वो बचपन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर हम कभी नहीं गए और आज
ईश्वर की कृपा है, अखबार बड़ों वाले का आशीर्वाद है। अखबार वाले आते हैं। आज लखीमपुर पोस्ट हमसे कहते हैं कि आप हमारे यहाँ हमारा के जो- नहीं, इंटरव्यू बहुत सारे दीजिए। लोग कहते हैं आपसे, आप मैं तो एक बड़ा उदाहरण सीरीज बता रहा हूँ जी। कि अगर हम उसकी उनकी बात को यूं ही ले लेते तो आज हम उस स्थिति में अरे पहले पहले कभी था दिमाग में कि कवि ही बनना है या कुछ और जो है नहीं, मेरा शौक म्यूज़िक का था। म्यूजिक का? हाँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली म्यूज़िक की है, म्यूज़िकल फैमिली है। क्योंकि दादाजी हमारे कवि थे तो कविता का गुण तो वहीं तक रहा। फिर पिताजी भी लिखते थे, वो धंधे में लगे रहते थे, कभी फुर्सत मिलती थी तो लिख लिया करते थे। तीसरी पीढ़ी में मैं आया, जी, मैंने स्वांतः सुखाय नहीं लिखा, उसको पैशन को प्रोफेशन बना दिया, उसको प्रोफेशन बना दिया। मैंने उसको कैश कर लिया कैश कर दिया, और वो कैश ऐसा हुआ कि बस कैश ही हो रहा है। हाँ, नाम। ऐसा आज तो बड़ी जो है पारितोषिक, लाखों के पारितोषिक की बात होती है, डॉक्टर साहब के पास समय ही नहीं होता है, लाइन लगी। वो दौर जो है जब स्टार्ट किया होगा, कभी आपने पहला मंच, जो पहले पैसे मिले होंगे, तो वो वाला जो है एक्साइटमेंट ज़्यादा था या आज लाखों वाला ये? वो वाला ज़्यादा था। अब तो पता ही नहीं पड़ता, अब तो ऑनलाइन पेमेंट मिलने लगा, तो अब तो ऐसा लगता है कि कभी से करके भी आए या नहीं करके आए, ऐसे लुटे पिटे से आते हैं कि कुछ मिला ही नहीं आज रात को। जो उस वक्त मिलता था, पहला कवि सम्मेलन में जब गया था तो मुझे 21 या 25 रुपये मिले थे। वो भी राजस्थान का एक बहुत ट्राइबल एरिया था, बांसवाड़ा ज़िले में, परतापुर। वहाँ मुझे मेरे एक कवि मित्र हैं उपेंद्र अणु जी, वो मुझको ले गए थे और ऐसी जगह ले गए थे जहाँ पहले से 30-35 कवि थे। बैठे हुए थे। हाँ, तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं एक कवि और लेके आया हूँ, तो वहाँ का संयोजक बोला कि अरे यार क्यों ले आया, पहले से 35 कवि हैं। अच्छा, मैंने भी उससे कहा था कि क्यों ले जा रहा है, मेरे को बुलाया तो है नहीं। तो वो दोस्त मेरा बोला कि तुझे जानता कौन है जो तुझे बुलाएगा। हाँ, तो मैं तुझे ले चल रहा हूँ। एहसान। हाँ, वो मेरा दोस्त था, वो जानता था कि ये कुछ लिखता है, चल सुनने चल रहे हैं। वहाँ उसने ट्राई किया, बोले कि विष्णु को और पढ़वा दे, बोले देखते हैं। और उनके 4-5 शुरू के 7-8 कवि हूट हो गए, बागड़ी भाषा के थे। जी, फिर उन्होंने कहा बोले हूट तो हो ही रहे, एक और हूट करा देते। और सही। तो मुझे खड़ा कर दिया। अच्छा, उस समय यंग था, यंग था। 20-22 साल की उम्र थी, तो आवाज़ बहुत अच्छी थी और तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था। कौन सा एज ए कायस्थ, कौन सा मुक्तक पढ़ा था कायस्थ में, हम भी सुन लें। कायस्थ होने के नाते उर्दू बहुत अच्छी थी। जिस इलाके में कवि सम्मेलन हो रहा था वो मुसलमानों के इलाका था। जो सुधरे हुए मुसलमान, जो सुधरे, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो कैटेगरी अच्छी होती है, जो बहरे होते हैं, हाँ, वहाँ के गुजराती, उन लोगों की बस्ती थी। तो उनको लगा यार इसका तलफ़ुज़ बहुत, उच्चारण बहुत अच्छा है और बढ़िया पढ़ रहा है। तो उस दिन हम हिट हो गए। उस समय हमने एक मुक्तक हम लिखा था शुरू में, तुम फनती हुई सी नदी लग रही, आओ अपना समंदर बना लो मुझे, मैं गए वक्त सा हूँ न फिर आऊँगा, मुड़ के आवाज़ देकर बुला लो मुझे, तुम फनती हुई सी नदी लग रही। लिख दूं तारों की लड़ियों से मैं स्वागतम, नाम तेरा ही लेकर करूं आचमन, इंद्रधनु नभ से लाकर बिछा दूं प्रिय, गर तेरा मेरे घर पर हो शुभ आगमन, तुम तो पूनम के खिलते हुए चांद हो, तुम तो पूनम के खिलते हुए चांद हो, दाग सा ही समझ कर लगा लो मुझे, तुम फनती हुई सी नदी लगे। तो उस ज़माने की वो कविता थी और कॉलेज लाइफ थी। जबरदस्ती में घुसड़ा गया लड़के ने महफिल लूट ली। हाँ, मैं उस समय उनको, फिर वो आयोजक को लगा यार मैं गलत बोल गया, इसको क्यों लाए। तो एक गीत की और फरमाइश हुई, फिर एक और की फरमाइश हुई। उस समय गीत हमारे पास थे नहीं, तो हमने कहा भाई अब नहीं, बहुत है। तो उस समय उसने हमको 21 रुपये दिए। 21 रुपये, और वो हमारी जीवन की पहली कमाई थी। उसको बहुत दिन संभाल के रखा हमने, मदर को ला के दिया, तो मुझे बड़े खुश हुई। अब मैं फ्लैशबैक में चला जाऊँगा तो फिर सेंसिटिव हो जाएगा माहौल। लगा आपको कि 21 रुपये, मतलब आपने तो दिल से कविता जी रहे थे, प्रोफेशन सोचा नहीं था कि उसको बनाएंगे, केवल जैसे ये पता थोड़ी था पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं, तो आप लोग क्या पैसे भी मिलते हैं इसमें? तो हाँ, पैसे भी मिलते हैं और इतने मिलते हैं, तो बाद में पता चला
उस समय तो बहुत कम थी वो राशि, जी। लेकिन मुझे आकाशवाणी ने बहुत सहयोग किया। उदयपुर आकाशवाणी ने जी। उस ज़माने में पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था 15 रुपये का, हाँ जी। और मुझे अनाउंसिंग करने, कैजुअल अनाउंसर होते हैं युवाणी में, जी जी युवाणी कार्यक्रम में, तो उसमें सेलेक्ट हुआ मैं। जी। उस समय 15 रुपये मिले। उसके अब उसमें क्या होता था, बीच बीच में स्क्रिप्ट बोलनी पड़ती थी, उसमें जो भी कलाकार है उसको अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनाने पड़ते थे। तो उसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। उन 15 रुपये से वो हर महीने मुझे एक कार्यक्रम देते थे, तो 15 रुपये से मुझे हेल्प मिलती थी। उस वक्त मेरे पिताजी, मैं बहुत मध्यम वर्ग का से निकला हूँ, तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी मेरे पिताजी की, और 300 रुपये पर मंथ मुझे भेजते थे इसके मेरी पढ़ाई के लिए। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई महंगी होती है, उसमें भी अपने परिवार से थोड़ा काट पीट के कि बेटा वहाँ है तो भेज दिया करते थे। उन 300 रुपये में मैं अपने कमरे का खर्चा भी, किराया भी देता था, खुद खाना बनाता था अपने हाथ से, क्योंकि किसी और से बनवाऊंगा पैसे लगेंगे, तो खुद अपने हाथ से दोनों टाइम पर खाना बनाता, ज़मीन पर सोया करता था। और साइकिल थी मेरे पास एक, मेरे भैया ने मुझे दी थी, तो उससे फिर कॉलेज जाता था, उसी से फिर आकाशवाणी जाता था, वो सारे काम उसी से करता था। तो बड़ी मुफ्लिसी के दिन थे। और उस समय मैं कॉलेज टाइम में एक प्रतियोगिता मैंने जीती थी, तो उससे प्रिंसिपल बड़े खुश हो गए थे, फिर उन्होंने मेरी आधी फ़ीस माफ़ की। और वो फिर आधी फ़ीस मेरी पूरे टाइम 5 साल तक चली। उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली। आकाशवाणी ने बीच बीच में हेल्प कर देता था, 15 से फिर 30 रुपये हुए, फिर 45 रुपये हुए। तो यूँ करके एक बार हमारे कॉलेज में फंक्शन हुए, तो उसमें 11-12 प्रतियोगिताएं हुई कल्चरल। उसमें मैंने 10 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, क्योंकि वो कुछ एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य जो 2 थे, उसमें मैंने भाग नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता नहीं था डांस करना। बाकी के जितने थे उनमें लिया, तो मैं 10 में फर्स्ट आया। और उस समय एक फर्स्ट को 11 रुपये का सम्मान मिलता था, वो पुरस्कार मिलता था। तो मेरे प्रोफेसर बोले कि सक्सेना तुम्हारे 10 पुरस्कार हैं, कितने क्या लोगे, ट्रॉफी लोगे, क्या लोगे? तब फिर मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा, मैंने सर इस पूरे पैसे को जोड़ लीजिए और 110 रुपये होंगे, तो आप मेरे को एक बुक दे दीजिए। तो जो मेरे कोर्स में पढ़ाई जाती है चरक संहिता, उस समय 88 या 89 रुपये की आती थी वो। तो फिर उन्होंने वो ख़रीद के रैपर में पैक करा के, फिर जिस समय हमारा फंक्शन हुआ उसमें फिर मुझे वो मुझे दी थी। तो मैंने उन प्रतियोगिताओं से भी पढ़ाई का काम किया था। तो यानी एक संदेश है कि अगर आप ठान लेते हैं तो परिस्थितियाँ अपने आप बनने लगती हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से जीना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए उनका। और यूँ तो पिछली ज़िंदगी सबकी मुश्किलों भरी होती है, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, लेकिन आदमी जब मुश्किलों से निकल के आता है ना, तो तब चमक का मज़ा आता है। चमक का मज़ा आता है। डॉक्टर साहब, जैसे आप मेडिकल जो है स्टूडेंट रहे, मेडिकल पढ़ाई की, और प्रोफेशन आपका प्रेम, तो सामंजस्य बन जाता है, बैठ जाता है। हम लोग ज़िंदगी भर वो करते हैं जो हमारे पिताजी चाहते हैं। हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, तो हमने हाई स्कूल के बाद वो ले ली, साइंस बायोलॉजी ले ली। फिर वो इंटर किया, इंटर के बाद उदयपुर चले गए, वहाँ पढ़ाई की। लेकिन हम जिंदगी भर वो करते हैं जो पिताजी चाहते हैं, होता वही है जो जिसको जगत पिता चाहता है, ईश्वर चाहता है। संसार का चलाने वाला जो पिता है, उसको वो चाहता था कि ये डॉक्टर बने, तो कवि बने। तो जो उन्होंने जो हमारे अंदर गुण डाले थे प्रभु ने, वो उभर के आए। एक पर्टिकुलर एक माहौल मिला, जैसे कि एक पौधे के लिए ज़रूरी होता है ना कि खाद अच्छी मिल जाए, उसको हवा अच्छी मिल जाए, धूप अच्छी मिल जाए, तो फिर पनप जाता है। वैसे ही खाद, पानी, धूप मुझे उदयपुर में मिल गई, तो वो अंदर का जो भाव था वो कवि के रूप में निकल के आ गया, और मैं कवि बन गया। तो प्रैक्टिस बारे में फिर आपने जो है, हाँ, मैं उस समय पैसे की बहुत ज़रूरत थी घर में, तो मैंने सोचा कि मैं नौकरी कर लूँ जाके। तो मैं नौकरी ज्वाइन, मैंने नौकरी में देर लगी, थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने कहा अब टाइम लग रहा है तो मैं एमडी कर लेता हूँ। तो एमडी में एडमिशन लेने जा ही रहा था, तो ये पोस्टमैन जो था वो लेटर लेके आ गया कि सर्विस का लेटर लेके आया, तो मैं सर्विस में लग गया। अब वो क्योंकि खून में व्यापार या दुकानदारी या बिजनेस लिखा हुआ था, तो 3 साल मैंने की, उसके बाद फिर छोड़ दिए। क्योंकि मेरी शुरू में नौकरी लगी थी ट्राइबल एरिया में, आदिवासी इलाकों में। मैंने सोचा मैं सर्वाइव नहीं कर सकता था वहाँ पे,
मैंने कहा अगर मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही नौकरी करता रहा गांव में अंदर बहुत, दिल ने मान लिया कि डॉक्टर के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तो मैंने कहा यार मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरी तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, बच्चों की भी और पत्नी की भी। तो मैंने इससे तो अच्छा है घर चलते हैं, वहीं पे मदर फादर के पास रहेंगे, डिग्री है हमारे हाथ में, जी। क्लिनिक खोल लेते हैं, इतने पेशेंट तो आ ही जाएंगे कि घर का खर्चा चल जाए। जी। तो ये सोच के फिर वहाँ नौकरी छोड़ दी। फिर शादी हो गई तो फिर मेरी बैकबोन जो है थोड़ी मजबूत हो गई। वो लेक्चरर थी मेरी मिसेज, तो मैंने कहा अगर बाय द वे प्रैक्टिस भी नहीं चलती है तो मजबूत है, घर चल जाएगा, घर चल जाएगा। सेटअप है, तो बैकबोन मजबूत होने की वजह से फिर मैंने इधर खुल के खेला, खुल के खेला। प्रैक्टिस की अच्छा तरफ जी। और डॉक्टर साहब जैसे लोग कहते हैं कि मोहब्बत के कवि है जो है डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, मुझे लगता है कि उस मोहब्बत से ज़्यादा आप समाज के कवि हैं। मैंने आपकी लाडो भी सुनी, मैंने आपका दिल बेचैन सुना, तो ये खाली मोहब्बत ही नहीं गाई आपने, अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग संदेश दिए। लाडो कैसे दिमाग में एकदम आई? लाडो का एक इसकी एक छोटी सी कहानी है, मोहब्बत से तो उसका एक लेना हाँ नहीं। 1-1.5 मिनट की छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरी बड़ी बहू शादी होके घर पे आई तो वो एक मोबाइल में गीत सुन रही थी, बाबूजी वाला गीत, जो एक लड़की ने अपने पिता को शिकायत की है कि मुझे शादी तो कर दी तुमने, अब तुम मुझे याद नहीं करते हो बिल्कुल। तो धुन बहुत अच्छी थी, तो मैंने पूछा, मैंने बेटा क्या सुन रही हो? अच्छा उसके पिता नहीं हैं। तो यूँ करके उसको सुनती जा रही थी, रोती जा रही थी। मैंने जब मोबाइल देखा सुना तो वो गीत बहुत अच्छा था। फिर मैंने तलाश किया कौन गीतकार है ये। अच्छा फिर मेरा मन ये हुआ कि यार ये तो बेटी ने अपनी शिकायत कर दी, बेटी का वर्जन हो गया। कभी पिता के दिल से भी पूछा है कि उसके दर्द कितना होता है, वो याद करता है कि नहीं करता? ये अपने जिगर के टुकड़े को जब विदा करता है ना, उसकी माँ से ज़्यादा पिता से पूछिए उसके दिल में कितनी कसक होती है। वो दूर खड़ा हो जाता है विदा के टाइम पे, अगर पास भी आएगा तो काला चश्मा लगा लेगा आंखों पे कि बेटी को मेरे आंसू न दिखाई दे। कोशिश आमतौर पे उसको हार्ड माना जाता है ना पिता को, पिता की दिखावा करता है वो हार्ड दिखा, होने हाँ। का। तो मैंने कहा यार पिता का वर्जन लिखना चाहिए, ये तो एक तरफ की बात हो गई, पिता की बात लिखनी चाहिए। फिर मैंने सोचा यार पिता की बात लिखूंगा तो जिसका ये गीत है वो दावा कर सकता है मेरे ऊपर कि आपने मेरी धुन ले ली या मेरा थॉट ले लिया। फिर मैंने तलाशा उस आदमी को, मेरी ईमानदारी देखिए, मैंने उस तलाशा उस आदमी को किसका गीत है। अच्छा उस गीत को बहुत लोगों ने गाया लेकिन उसका नाम कहीं बेचारे का उल्लेख नहीं है कि किसका गीत है, सब अपने अपने नाम से उसकी टीआरपी ले रहे थे। फिर बाद में तलाशा तो मालूम पड़ा शैलेश लोढ़ा का एक कार्यक्रम आता है, वाह वाह क्या बात है, उसमें शैलेश जी ने बुलाया था उसे। फिर मैंने शैलेश को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो फलां एपिसोड में वो आदमी आया था, उसका नाम क्या है? बोले वो लाडो वाला, मैंने कहा बाबूजी वाला जो गीत था, मैंने कहा हाँ। तो बोले ये गीत है और उसका नंबर ये है, ये व्यक्ति है। तो मैंने उसके नंबर निकाल के फिर उससे बात की। तो अब मैं तो नहीं जानता लेकिन वो मुझे जानता था। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा संजय जी मैं विष्णु सक्सेना बोल रहा हूँ। तो बोला अरे दादा, अरे आपको तो मैंने बहुत नीचे बैठ के सुना है, और बताइए कैसे याद किया आपने, आप पहली बार फ़ोन किया है आपने। मैंने ऐसे ऐसे बातें, आपका गीत बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसका दूसरा वर्जन लिखना चाहता हूँ पिता का। तो वो तो खुश हो गया एकदम। मैंने कहा अब दूसरी बात सुनो, इसी धुन में लिखना चाहता हूँ, आप ये मत समझ लेना कि मैंने धुन चुरा लिया आपकी। अगर मैं आपकी धुन में लिखूंगा तभी इसका जवाब माना जाएगा, वरना सिंपल पोइट्री हो जाएगी। अब दूसरी बात ये थी कि ये पिता का वर्जन आप कैसे लिख सकते हो? देखिए आप कुदरत का करिश्मा, मेरे कोई भी बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, मैं किसके लिए लिखूं? मेरे पास भाव तो है नहीं अंदर, बहू आ गई बेटी बन हाँ। गए। तो देखिए ये भगवान ने कवि के ही को नियामत दे रखी है ये, कि वो फ्यूचर की भी सोच सकता है, उसके हिसाब से सब रच देता है। हाँ फ्यूचर की सोच सकता है। अब मेरे बेटे के ट्विंस हुए हैं, एक बेटा है उसकी बेटी है, अभी 3 साल के हुए हैं। तो मैं समझ लीजिए 21-22 साल आगे गए फ्यूचर के लिए। और फिर मैंने ये सोचा कि 22 साल में ये बच्ची बड़ी होगी, तब ये बेटा मेरा विदा करेगा उसे, तब इसकी क्या फीलिंग होगी। तो उस फीलिंग को सोच के मैंने वो गीत लिखा। हम चाहते हैं कि वो 4 पंक्तियों में एक फीलिंग डॉक्टर विष्णु सक्सेना के अंदाज में बयां हो जाए। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आते तेरे, कि याद बहुत आते तेरे।
सादी सी जिंदगी मेरा सादा ज़मीर था, धन से गरीब था मगर मन से अमीर था। मेहनत ईमानदारी ये मेरे उसूल थे। जब तू नहीं थी घर में तो बस दो ही फूल थे। जब तू नहीं थी घर में तो बस दो ही फूल थे। तुझ जैसी कली आते ही जो रोशनी आई, दी सबने बधाई कि याद बहुत आती तेरी। आप कहें तो पूरा सुना दूं मैं नहीं इसको? नहीं नहीं, बहुत इमोशनल वाली पंक्तियाँ शायद आपके पास समय न हो, लेकिन वाकई में ऐसी पंक्तियाँ जो सुन अगर आपने दिल से सुन लिया तो आंसू आना जरूरी है। ये मेरे को इन दिनों इतना इंस्पायर कर रहा है ये गीत, इतना इमोशनल कर देता है कि क्योंकि अपनी विधा से हटके लिखा है ना, जी जी इसलिए इस गीत से मोहब्बत हो गई है मुझे। हमने भी सुना, लोग कहते हैं कि मोहब्बत के कवि हैं, और प्रेम के कवि हैं। और इस गीत ने इतना मुझे वायरल किया है, जी इतना मिलियनों में गई इसकी क्लिप्स। जी, मैंने लाडो आपके सुनी तो मैंने वो छवि तोड़ी कि हम लोग जब मेले में सुनते थे कि यार शंख चूम लूँ, सीप चूम लूँ, उन सब से हट के मैंने एक नया आपका रूप इस लाडो में देखा। तो अब वो बेटी से कहता है, जी जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली। ये मध्यम वर्ग के जो पिता होते हैं, बेटी होती है, ये उनका गीत है। जी जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली, आई जो मुसीबत तो मेरे साथ ही सह ली। आँखों में कभी तूने बड़े ख्वाब न पाले, चादर से कभी पाँव भी बाहर न निकाले। जब भेजने ससुराल तेरी डोली सजाई, आती थी रुलाई कि याद बहुत आती तेरी। जिनकी बेटी हैं वो इस गीत से कनेक्ट करेंगे, मेरा विश्वास है। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी, तंगी के हाल में भी तू पापा की परी थी। बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली, बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली। जब देर से लौटा कभी बाहर खड़ी मिली, ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई। सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। जिस बेटी की ससुराल से ये खबर आ जाए कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, उसने पूरे घर को संभाल रखा है, पूरे घर को जोड़ के रखा है, तो मैं समझता हूँ पिता के लिए इससे बड़ी खबर कोई होती नहीं है। वो समझता है कि मैंने संस्कार अच्छे दिए। पुरस्कार मिल गया पालन पोषण का। ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। जब जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तब तेरी याद आती है। अब तुझे बताऊं कि मुझे कितनी याद आती है और कैसे नहीं बता पाता तुझे, स्थितियां बताता हूँ तुझे। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है, लगता है विधाता भी घर से रूठ गया है। ये घर घर की कहानी है। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है, लगता है विधाता भी घर से रूठ गया है। भाई तेरे सब रूठ के घर छोड़ गए हैं, गम के समंदरों से तार जोड़ गए हैं। तेरे बिना अब वक्त पे मिलती न दवाई, दूं किसको दुहाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाड़ो, गाऊं मेरी लाड़ो कि याद बहुत आती तेरी। गीत की अंतिम पंक्तियां हैं, इसमें गीत का कंक्लूजन है। और वो गीत ही क्या जिसमें कोई निष्कर्ष ना हो या जो जिसमें कोई मैसेज संदेश ना हो। मैं मैसेज दे रहा हूँ इस गीत के माध्यम से। हालांकि मेरा मैसेज लोगों को पचेगा नहीं, लेकिन मैं दावा करता हूँ, अपना विश्वास करता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो ये वृद्धाश्रम खुलना बंद हो जाएंगे।
ये परंपराएं किसने बनाई? बेटी पराया का धन है, हम ही लोगों ने तो बनाई, समाज ने ही तो बनाई है, कोई दूसरा आके बना के तो नहीं गया है। अगर इस परंपरा को उलट दें तो कैसा रहे? देखिए, कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है, दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है, अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों, बेटे तो दिल के पास, बेटी घर से दूर क्यों, हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते, हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते, ऐसी परंपरा में बदल क्यों नहीं करते, मैं बात कर रहा हूँ मगर आँख भर आई, मैं बात कर रहा हूँ मगर आँख भर आई, रुकती न रुलाई कि याद बहुत आती तेरी, सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। तो ये गीत पिता की तरफ से मैं समझता हूँ, जो मुझे जानकारी है, ये पहला वर्जन लिखा है मैंने। ये गीत हर बाप का है जिसकी बेटी है, और वो कनेक्ट करेगा, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर साहब, इस गीत ने ये साबित किया कि कवि केवल एक चीज़ नहीं देखता है। हाँ, एक घेरे में नहीं बांध सकते उसको, वो परिस्थितियों का दास होता है, जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके सामने वो लिखेगा। समाज का आईना है कवि, समाज का दर्पण है, समाज में जो उसको खराब देखेगा उसको अपनी कलम से लिखेगा। प्रेम तो एक सेक्शन है, किसी ने प्रेम चुन लिया, किसी ने देश चुन लिया, किसी ने कुछ चुन लिया, तो समाज में जो घटित होता है वो कभी अपने कलम से लिखता है। जैसे आपने लिखा कि दिले हाल, दिले ना रात, कैसा एक मुक्तियाँ पंक्तियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, दिले बीमार सही हो, वो तो मेरी पूजा की पंक्तियाँ हैं। शुरू से मैं जब माइक पे आता हूँ तो बोलता हूँ कि इन पंक्तियों की बिना अगर आप सुनाए नहीं तो लगता ही नहीं है कि जो हाँ, मैं ईश्वर उन पंक्तियों में ईश्वर से आराधना करता हूँ कि तूने मुझे जो कुछ दिया है मैं तेरा एहसान मानता हूँ, बस ऐसा कर दे इस आवाज़ को जो महक है वो हवा में फैले मेरी, और सबके दिलों में पहुंच जाऊं। मोहब्बत के साथ साथ आपने गॉड कनेक्टिंग लिखा। हाँ, दिले बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज़ को खुशबू। डॉक्टर साहब, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। डॉक्टर जो है विष्णु सक्सेना का तरन्नुम जो है वो हिलोरे जब तक यहाँ से न लाए। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज़ की खुशबू को हवाएं दे दे। तो ईश्वर से कामना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। कविताओं की बात हो गई, मोहब्बत की बात हो गई, डॉक्टर साहब थोड़ा मंचों के अनुभव की बात हो जाए। जैसे आपने जगह जगह मंच साझा किए, हमें तो नहीं लगता है कि कोई स्टेट बचा होगा, कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ आपने मंचों को साझा किए। ऐसा कोई मंच आपको मिला जहाँ आप इतना गदगद हो गए हो कि यार यहाँ नहीं आते तो लगता है कि ज़िंदगी अधूरी रह गई? उनमें से एक जगह लखीमपुर खीरी है। ये तो हमारे लिए बहुत जो है, उनमें से एक जगह है लखीमपुर। यूँ तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लेकिन इस समय लखीमपुर में बहुत अच्छा लगता है आने में। ऐसा लगता है यहाँ आओ और सुनाओ अपने। हाँ, इटावा भी ऐसी जगह है, मैनपुरी भी ऐसी जगह है, ये कविता के इलाके हैं जहाँ कविता सुनी जाती है। हम लोग तो लखीमपुर खीरी में वैसे भी जो है अपने को साहित्य की विरासत मानते हैं, वंशज मानते हैं। और जैसे दूसरी बात ये भी होता है, जैसे मंचों पे आप जो है शुरुआत करते जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आया हो, डॉक्टर साहब मेरा बजट नहीं है लेकिन बड़ी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ, ऐसी स्थिति को ऐसा आयोजक मिला आपको? बहुत आती है। गए कहीं ऐसा मजबूर होके कि यार मन नहीं था, पैसा मैं गया हूँ कभी, एक दो जगह तो फ्री में पढ़ के आया हूँ। क्या फर्क पड़ता है, एक जीवन में हर व्यक्ति के
एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ वो सेचुरेट हो जाता है, जी जी जहाँ पैसा वैसा माने नहीं रखता। जी जी। फिर तो ऐसा लगता है बस अपने शौक के लिए घूमिए शौक फिरिए। के लिए घूमिए फिरिए। तो वो स्थिति आ रही है धीरे धीरे करके। तो बहुत सारे जहाँ पैसे कम होते हैं वहाँ भी जाते हैं, जी जी। और जहाँ अच्छे मिलते हैं वहाँ भी ले आते लेते हैं। जाते हैं और मिलते हैं। आप पैसा बहुत ज़्यादा माने नहीं रख अच्छा, रहे। डॉक्टर साहब, मोहब्बत का जो कवि होता है उसके बड़ा असमंजस होता है, उसके दायरे में लोग बांध देते हैं, जो है कि प्रेम मोहब्बत इसी के आसपास घूमता रहता है, लेकिन आपने उन दायरों को भी तोड़ा। मंचों पे जब आप कह रहे हैं कि मैं जो 22 साल का युवा, जब आवाज़ कुछ और थी, छरछरा मामला था, उस समय ऐसी स्थितियाँ की भी आई कि मंचों पे गए, आपको स्थिति संभालना मुश्किल हो गया, लोग पीछे पड़ गए, पर्चियाँ साइड से आना शुरू हो गई, ऐसी स्थिति आई कभी? ऐसी बहुत जगह आई शुरू में। कुछ लोग तो ये समझते थे, जैसे डॉक्टर शिवोम अंबर हैं, फर्रुखाबाद के संचालक, जी जी। वो ये मानते थे कि अब विष्णु को खड़ा कर दिया, अब चलो टॉयलेट कर आते हैं। सब वो संभाल मुझे माइक पे खड़ा करके फिर अपने आराम से अपने आधा पौना निपट निपटू के आते थे। हाँ ये तो बोले अब ये संभाल लेगा। संभाल लेगा। ऐसे इटावा में एक हुआ था, जब ये 1987-88 की बात है। जी जी तो मुलायम सिंह जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, तब मैं उस कवि सम्मेलन में गया था, मुझे डॉक्टर उर्मिलेश जी लेके गए थे। जी जी। उस समय भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी का जलवा था, और मंच पे बैठे हुए पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनका पूरा का पूरा पांडाल उनके कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था, और सुन रहे थे लोग। 6-7 कवि घूट हो गए। तो उर्मिलेश जी बोले, अंबर जी इनको विष्णु को उठा दो, मैं कह रहा हूँ, आप मान जाओ मेरी बात। अंबर जी को मुझे जानते नहीं थे, तो अंबर जी ने कहा कि सोचा मन में, बोले यार जब ये इतने अच्छे लोग नहीं संभाल पाए तो ये क्या संभालेगा, कल का लड़का है। फिर जब नहीं माने तब उन्होंने कहा, देख अंबर मैं कह रहा हूँ उठाते इसको विष्णु को, ये कर लेगा काम। फिर उन्होंने उनकी बात मान के उठाया। तो क्या पढ़ा फिर आपने? तो फिर वो लग गया, सुर लग गया। हाँ। और जो सुर ऐसा लगा कि बस एक गीत 2 गीत सुनाए, तो फिर उनको लगा कि हाँ अब ये काम कर लेगा। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ थी कि जब मैंने उनको अपने को संभाला और ईश्वर ने मुझे संभाला। अच्छा, जो है प्रेम के कवि को जो पर्चियाँ आ जाती है, कभी आपके लिखता है, रिवर्स रिपीट कोई लिख देता होगा, कोई मुक्तक लिखता है, ऐसी कोई पर्ची आई उस ज़माने में? फ़ोन नंबर तो चलता नहीं था, पेजर नंबर आ गया हो। हाँ, बहुत आए, बहुत आए। और ये स्थितियाँ तो अब फ़ोन पे यहाँ माइक पे बताना ठीक नहीं है। बहुत सारी लड़कियों के भी आते थे, बहुत सारे पीछे पड़ गए लोग। हाँ, टीचर्स के भी आते थे, जो फीमेल टीचर होती थी उनके भी आते थे। और कोई कोई तो इतना पागल होता था, जो गीत मेरा नहीं उसकी भी फरमाइश कर देता था। उसको यही पता नहीं कि किसका गीत मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो ये गीत सुना दीजिए। अब भैया दूसरे का गीत है, मैं कैसे अच्छा, करोड़ों फैन हैं आपके, जो है जहाँ आप जाते हैं आप उंगलियों पर भीड़ नचा देते हैं। घर में भी ऐसे सुने जाते हैं आप? कभी कहता है, ऐसे भाभी जी ने कहा कि कभी वो वाला गीत सुना आवाज़? हाँ, कहा है। मेरी पहली श्रोता वही होती है। अरे वाह! हाँ, फिर जब तो मैं भाई गीत क्या लिखता बात। हूँ तो सबसे पहले उनको हालांकि वो कोई चेक नहीं करती हैं, लेकिन हाँ पहला श्रोता वो होती है, उनको सुना देता हूँ। लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि हाँ ये लाइन ठीक नहीं है, तो कहती हैं कि थोड़ा सा ठीक कर लो इसे, तो ठीक हो जाएगा। बच्चों में ये क्वालिटी आई है। बड़ा मेरा बेटा है सारांश सक्सेना, वो इंजीनियर है उसमें, दूरदर्शन में। जी जी। दिल्ली दूरदर्शन में इस वक्त। वो गाता बहुत अच्छा है। दूसरा बेटा बहुत अच्छा क्रिएटिव है, उसने लिखता बहुत अच्छा है। वो एक असिस्टेंट मैनेजर है उसमें, किसी मल्टीनेशनल कंपनी है। जी जी। दोनों बहुओं में ये गुण नहीं हैं, लेकिन वो सुनती हैं, पसंद करती हैं। और अभी मेरी पोती पैदा हुई है, 3 साल की है। वो यूट्यूब देख देख के उसने मेरा ये चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, इतना हमने गुनगुनाते हैं। क्योंकि जब बाहर जो है कि केमिस्ट्री जब घर के अंदर मिलती है तो लगता है उसका तो मज़ा ही अलग होता है। कि घर से प्रशंसा पाना बड़ा मुश्किल होता है, और घर में प्रशंसा आपको मिल रही है तो आपको बहुत एनर्जी देती है। अब जैसे रात को कवि सम्मेलन हुआ, आज तो आप कामयाबी के मुकाम पे हैं, हर आदमी आपके एक फ़ोटो खिंचाने के लिए पागल दीवाना है कि साथ मिल जाए, फ़ोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए। शुरुआत के दौरों में तो बड़ा ताने वाने मिले होंगे ना, घर वाले परिवार वाले कहते हैं गाएंगे, ये गाना गाएंगे, डॉक्टरी पढ़ा, घर वाले पढ़ाई पैसा फूंक रहे हैं पढ़ाई पे, ऐसे भी तो स्थिति आती होंगी। ये पहला सवाल है जो आपने पहली बार किया है मुझसे, वरना बहुत लोग इस सवाल की तरफ नहीं जाते। ऐसा हुआ है मेरे साथ। और मेरे जो ताऊ के लड़के थे, वो उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया संगीत के क्षेत्र में, कि बहुत प्रोत्साहित करते थे। लेकिन मेरे जो सगे ब्रदर थे वो खिलाफ रहते थे इसके। वो मेरे फादर से शिकायत करते थे, कहाँ ये रात को चला जाता है, 2-2 बजे आता है, पढ़ाई नहीं करनी क्या इसको, हैं
कुछ नहीं रखा है इसमें, रोको इसको। वो हमेशा अपोजिशन में रहे। अब क्या कहते हैं? हाँ, अपोजिशन। मैं छोटा था, क्या बोलता। अब क्या कहते हैं वो? अब तो है नहीं, इस दुनिया में चले गए, अभी पिछले साल ही डेथ हुई है। लेकिन जब उन्होंने सफल हो गए थे उनके सामने ही आप? हाँ, उनके सामने सफल हो गया, तब तो उनको लगा होगा तब कि उनको हाँ। लगा कि हाँ, मैं गलत बोलता था। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे वकील चाहता है मेरा बेटा एक अच्छा वकील बन जाए, मास्टर सोचता है मेरा बेटा मास्टर बने, मोस्टली तो IAS PCS ये सब बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं मेरा बच्चा DM बनेगा, लोग कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपको लगा कि मेरा बच्चा कभी बने? हाँ, सोचा आपने? मैंने सोचा था मेरे कि एक कभी ना बनता तो डॉक्टर तो बन ही जाए। बन जाता है। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बताया ना, सब ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। हम चाहें कि ये बन जाए, ये कविता लिखना शुरू कर दे, नहीं हो डॉक्टर सकता। मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा तुम इसमें लगे हो, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लो। तो कहते हैं मेरा मन रखने के, लेकिन वो उनका जो डिपार्टमेंट है उसी में इतनी फुर्सत नहीं मिलती उनको। लेकिन मैं तो इसी में खुश हूँ कि गायन कला जो मेरे बड़े में है यही काफ़ी है, दूसरे में लिखने की कला यही काफ़ी है। तो मेरा सब काम देखते रहते हैं वो, तो मेरे लिए डॉक्टर साहब, आपके मंच की एक बात आती है, जहाँ मंचों के आपके जहाँ बड़े बड़े मंच लगते हैं, इसमें कहते हैं कि कवियों को जो है, बड़े कवि तो जो नामचीन हैं उनको तो लोग बुलाने के लिए आतुर रहते हैं, और जो आपके साथ में सपोर्टिंग कवि खड़े होना चाहते हैं कि आप डॉक्टर साहब के साथ पढ़ लें, खड़े हो जाएं, तो अगली हो सकता है कवि सम्मेलन में हमको ही बुलाया जाए। ऐसा लगता है कि बड़ा सेटिंग गेटिंग का खेल होता है, इस तरीके की बड़ी स्थितियाँ होती हैं। रहता है आप लोगों के नॉलेज में? हाँ, लोग आरोप लगाते हैं कि साहब कवि सम्मेलनों में ग्रुपिज्म बहुत है। ग्रुपिंग हाँ, वही ग्रुपिंग हाँ, बात कर ग्रुप रहा हूँ। बहुत है, आप अपने अपने ग्रुप के लेके चल देते हो। जी 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 तो जो ऐसा आरोप लगाते हैं तो मैं उनका आरोप खारिज करता हूँ। जी। अगर ग्रुपिज्म है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, मैं ग्रुपिज्म को अच्छा मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि ग्रुपिज्म जो ग्रुप है उसमें एक ही मन के लोग हैं, 5 लोग। अगर एक ही मन के लोग हैं, एक ही एनर्जी के लोग हैं, तो आउटपुट अच्छा निकलेगा। अगर हमने अलग अलग टेम्परामेंट के लोग रख लिए तो आउटपुट अच्छा नहीं कंट्रोल निकलेगा। सीक्रेट होते कोई हैं। इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। फिल्मी दुनिया में भी देख लीजिए, अगर संगीत RD बर्मन संगीत दे रहे हैं तो उसके पर्टिकुलरली लिरिक राइटर होंगे। अच्छा, फिल्म दुनिया की शुरुआत आपने की, इतने अच्छे आपने गीत लिखे, शानदार, बड़े बड़े गीत, फिल्मों से ऑफर आया क्या? नहीं, मैंने लिखे और ऑफर भी आए मेरे पास, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं नहीं जा सकता था फैमिली को छोड़ के। फैमिली मेरी प्रायोरिटी पे थी। जी जी जी। उनकी ऐसी ऐसी शर्तें थी कि आपको अपना घर छोड़ के यहीं रहना पड़ेगा, साथ में यूनिट बॉम्बे में रहना पड़ेगा, और वो भी अपने खाने खर्चे पे। उस समय मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी अपना खाने खर्चे पे बॉम्बे रहूँ मैं। तो मैं नहीं, और फैमिली को छोड़ के नहीं जा किसी किसी जो है फिल्म में गीत दिया आपने? हाँ, मैंने अभी एक फिल्म दिया है, ऑटिज्म पे बनी है फिल्म, अलार्म नाम की। उसमें एक गीत है, पूरी फिल्म में एक ही गीत है, एक ही गीत है, वो गीत मैंने लिखा है। और भी 2 फिल्मों में लिखे थे, लेकिन वो फिल्में अभी पड़ी हुई हैं, अभी फ्लोर पे हैं, अभी बनी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। मनोज कुमार जी ने मुझे ऑफ़र दिया था, गीत भी रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन मनोज कुमार की बीच में डेथ हो गई अभी। और एक और फिल्म थी, उसके लिए भी लिखा था, वो भी डंप हो गई फिल्म। तो ये आपकी किस्मत होती है। फिर अब फिल्म से मुझे कोई बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, क्योंकि मैं इस समय अपने क्षेत्र का, मुझे नहीं बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने क्षेत्र का इस समय शहंशाह हूँ। वहाँ जाके मुझे चपरासी बनना पड़ेगा। मुझे डायरेक्टर की जो बाहर स्टूल डाल के बैठा रहता है चपरासी, उससे डेट लेनी पड़ेगी, संगीतकार से बात करा दीजिए मेरी। और यहाँ मैं अपने क्षेत्र का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है कवियों की आप बात करते हैं, और अब फिल्मी लाइन में गाने लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब एक तो अब सॉन्ग लेस फिल्म बनने लगी। और मान लीजिए 6 गीत हैं तो 6 गीतकार हैं अलग अलग। अब आपको खुद बताना पड़ेगा अपने दोस्तों को, फलां फिल्म में 6 नंबर का गाना मेरा है, तो कोई पहचान नहीं है आपकी, कोई मतलब नहीं लिखने का। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात करें अगर नए लोग कभी, आपको इसको नए लोगों के लिए कितना जो है पॉसिबिलिटी है आपके इस प्रोफेशन में? नए लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई काम नहीं हो सकता। हर कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी। ऐसी हमारी कविता के क्षेत्र में है। अगर आपके अंदर भगवान ने गुण दे रखा है तो आप उस गुण को डेवलप करिए। कैसे डेवलप करेंगे? ये आप अच्छी किताबें पढ़ के करिए, अच्छे कवियों को पढ़िए, अच्छे कवियों को सुनिए। आप बहुत अच्छे युग में पैदा हुए हैं कि इस समय यूट्यूब है, आप यूट्यूब में अच्छे कवियों को निकाल के तुरंत सुन सकते हैं। हम तो उस ज़माने में पैदा हुए जब कवि को पूरी रात बैठ के सुनना पड़ता था, उसकी
वो कैसे परफॉर्म कर रहा है ये हमें देखना पड़ता था। अब तो आपके लिए बहुत आसान है, एक क्लिक में कोई भी कवि निकाल के देख सकते हैं। डॉक्टर साहब इसलिए आपने यूट्यूब की बात कर दी। अच्छा, अब ये उसी पे आपसे लेते हैं कि पहले का दौर जब ये सोशल मीडिया नहीं थी, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था और एक ये सोशल मीडिया का दौर आया है, तो इससे क्या हुआ? कविता, आप लोगों की कविता में इससे जो है बढ़ोतरी आई है या इससे दर्शकों में कमी आई है? दर्शकों में बहुत कमी आई कमी है, आ गई है। नुकसान हुआ है हमको नुकसान हुआ सोशल मीडिया से। ये ज़रूर हुआ है कि आपको लोग जानने लगे, जानने लगे। पहचानने लगे, दूर दूर तक लोग सुनने टीआरपी लगे। मिली है लेकिन टीआरपी ऑडियंस मिलेगी लेकिन ऑडियंस कम हो गई है। ऑडियंस कम हो अब गई। बहुत श्रोता नहीं आते हैं कवि सम्मेलनों में, और डर ये लगता है कहीं ये कवि सम्मेलन की विधा ख़त्म ना हो जाए। जैसा लगता है आपको? हाँ लगता है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अब लगता है कि सोशल मीडिया से फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान भी बहुत है। नुकसान तो सबसे बड़ा यही है कि उसने ऑडियंस कम कर दी। मतलब तो कवि का मतलब मंच, भीड़, वाहवाही, अगर ये नहीं मिलता है तो वो फिर नहीं पैसा भी मिलता। नहीं मायने रखता है। हाँ, और सोशल मीडिया पे तो क्या आप अपने डाल के आर्टिफिशियल तालियां डाल दीजिए उसमें। लेकिन असली खजाना वो असली पहचान तो आपकी मंच पे जाके होगी, माइक पे जाके। डॉक्टर साहब, अच्छा, आप मंचों पे एक ऐसी कभी कंडीशन आई क्रिएट की कि आपको मन भन्ना गया हो कि नहीं पढ़ना है, जा रहे हैं छोड़ के? ऐसा कभी नहीं आया, जी। क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट नेचर का हूँ, समझौता कर लेता हूँ सब लोगों से। कोशिश ये करता हूँ कि मंच पे जितने कवि बैठे हैं नाराज़ न हो, मैं किसी को नाराज़ न करूँ, न मुझे कोई नाराज़ करे, तो हम लोग समझौता कर आप लेते 30 से 35 बार लखीमपुर आपने पढ़ा। लखीमपुर के एक एक बच्चे के धड़कनों में डॉक्टर साहब हैं विष्णु सक्सेना जी। एक पिछली बार के आपके जो है कार्यक्रम में एक कंट्रोवर्सी हुई कि आपके हाथ से माइक ले लिया विधायक जी ने। क्या क्या एग्जैक्ट हुआ था डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते वो हैं। आप लोगों को लगता है उसने माइक ले लिया, वो माइक वाइक नहीं लिया, तो वो तो अपना माइक नीचे से लेके आए थे। माइक लेके आए थे? माइक लेके आए थे, हाँ। संयोग ये हुआ था, उस समय कविता पाठ में कर रहा था, जी जी। और वो हर कवि को कोई विधायक जी थे। अब लोकल पॉलिटिक्स क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। वो हर कवि को टोक रहे थे, जी। और जब मेरा नंबर आया तो उसमें भी टोकना शुरू कर दिया। तो मैंने कोई मुक्तक सुना दिया, तो शायद उनको लग गया होगा, वो इसलिए वो हर कवि को तो वहीं बैठ के जवाब दे रहे थे। मेरे समय वो ऊपर आ गए थे, फिर उन्होंने अपना जो उनका तेवर है उससे ताम बात की होगी। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था, मेरा माइक वाइक नहीं छीना था, लेकिन उसके बाद फिर उनके साथ जनता ने जो किया वो सबको पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैं आपके मुंह से, आपके जो है टोन में अपनी वो 2 पंक्तियाँ सुनना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। आप यहाँ तक आए और ये पहली बार मैंने आपको मंचों से सुना, भीड़ में खड़े होकर दशहरे के मेले में सुना, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हम आपको पास से बैठ कर सुन रहे हैं। तो वो 2 पंक्तियाँ मेरी बहुत फेवरेट आपकी पंक्तियाँ हैं। एक तो वो जो दुनिया की फेवरेट होंगी कि रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, और एक वो पंक्तियाँ आपकी, या तुझे मैं चूम लूँ तू मुझे चूम ले, क्या पता। ये फिर 2 गीत हैं और दोनों अलग अलग गीत हैं। पहले वो सुना देता हूँ। वो स्टूडेंट लाइफ का जब मैं पढ़ता था उदयपुर। जी। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। तो ये युवावस्था का गीत था, अटकेलियाँ करने वाला गीत था, और इसमें वैसे ही सिंबल थे, वैसे ही इसमें छेड़खानी है। लेकिन हम पंक्तियाँ पूरी सुनेंगे। कितना मिलता था सुख कुछ खिलाते समय, काट लेते थे आपस में हम उंगलियां, पहले लिखते थे करते थे फिर रेत पर, एक दूजे के नामों से हट खेलियां, एक दूजे के नामों से हट खेलियां, सीप में चूम लूँ शंख तुम चूम लो, सीप में चूम लूँ शंख तुम चूम लो, क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूँ, क्या पता फिर ये दर्पण। एक तो ये गीत था, और एक वो गीत है जिसने मुझे बहुत पॉपुलर किया, जिसने मुझे पहचान दी। आज मैं जहाँ जाता हूँ उससे पहले ये गीत पहुँच जाता है। रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया,
पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। डॉक्टर साहब, ये जो आप लोग प्रेम के गीत लिखते हो, तो प्रेमी और प्रेयसी में ये कभी लोग जो है ये सदैव प्रेमी को ही जो है प्रेयसी को ही बहुत नाजुक कोमल और वो लाइन खींचते हैं, ये प्रेमी को आप लोग इतना कठोर के बना देते हैं, उनको सीप से तुलना कर दी आपने, प्रेमी को शंख से कर दिया। ये हम लोग पुरुषों के लिए कोई आप लोगों का जालसाजी टाइप का है कि सब सुंदर सदैव प्रेयसी को दिखाते हैं आप लोग? देखिए वो सौंदर्य तो दोनों में हो सकता है ना, वैसे नहीं, दोनों में सुंदर होता है, लेकिन सदैव स्त्री प्रेम के कवियों की जो सारी कल्पनाएं हैं पुरुष। स्त्री से ज़्यादा सुंदर पुरुष होता है। कभी पुरुष को आपने ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं देखा होगा। स्त्री को अपनी सुंदरता दिखाने के लिए 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, करने पड़ते हैं। पुरुष को कभी नहीं खर्च करने फिर आप लोग फिर जो है कविताओं में पुरुष नेचुरल सुंदर होता है। नेचुरल सुंदर होता है। फिर आप लोग कविताओं में सारा जो है बोध जो है सौंदर्य क्या प्रेसी के साथी को कराते वो हैं। विपरीत आकर्षण होता है। हम जब तक सामने वाले की तारीफ नहीं करेंगे तब तक वो हमारी तरफ आकर्षित कैसे होगा। अच्छा, मतलब ये जाल है एक, जाल है, प्रेम जाल है। प्रेम जाल है। बहुत बहुत धन्यवाद जो है, बहुत अच्छा लगा हमको भी, और आज आपने ऐसे सवाल किए मुझसे जो आमतौर पर पॉडकास्ट में नहीं पूछे जाते, और कम समय में आपने गागर में सागर भर दिया। बहुत अच्छा लगा। लखीमपुर पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे से अदना कवि को, मुझे से अदना रचनाकार को सुनते हैं, मोहब्बतें देते हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और लखीमपुर पोस्ट देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं ये, और मेरे साथ वैसे ही बने रहिएगा जैसे अब तक बने रहे।